हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग गुड। आज आप एक नया हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कैपिटल गेन। पता है, रेवेन्यू इनकम के लिए तो चार चार हेड है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बट कैपिटल इनकम के लिए सिर्फ एक ही हेड है एंड दैट इज कैपिटल गेन। एक रेवेन्यू इनकम अगर सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हुई तो पता है वो कहां टैक्सेबल हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लेकिन अगर एक कैपिटल इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं हुई तो वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी, राइट? सो देयर इज ओनली वन हेड फॉर कैपिटल इनकम। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल गेन? कैपिटल गेन का मतलब है गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो इनफैक्ट यहां पे तीन टर्म आपको दिखाई दिए: गेन, ट्रांसफर, कैपिटल एसेट। गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज कैपिटल गेन। व्हाट डू यू मीन बाय गेन? गेन कैन बी प्रॉफिट और लॉस। इनकम टैक्स में जब भी हम इनकम बोलते हैं तो इनकम का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो व्हाट आई वांटेड टू से हियर इज कि गेन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, देयर कैन बी अ कैपिटल गेन, देयर कैन बी इन कैपिटल लॉस, बट दोनों को हम क्या कहेंगे? कैपिटल गेन कहेंगे। पॉजिटिव कैपिटल गेन और निगेटिव कैपिटल गेन। इफ इट इज कैपिटल लॉस देन विल कॉल इट एज निगेटिव कैपिटल गेन। अंडरस्टूड? तो कैपिटल गेन क्या है? गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कैपिटल एसेट। नाउ व्हाट इज ट्रांसफर? ट्रांसफर का मतलब होता है एसेट का आपके पास से जुदा हो जाना। अगर एसेट आपकी आपके पास से चली गई तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफर। अब एसेट आपकी आपके पास से कैसे कैसे जा सकती है, सोचिए जरा। आपने बेच दिया एसेट तो चली गई, तो सेल इज एन ट्रांसफर। आपने एसेट को दिया और बदले में दूसरी एसेट ले ली, यानी आपने एक्सचेंज किया, तो भी तो आपकी एसेट चली गई, देन अगेन दिस इज एन ट्रांसफर। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, आपकी एसेट ऐसे ही चली गई। भूकंप में आपकी प्रॉपर्टी उड़ गई, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, जो आपकी बिल्डिंग थी वो उड़ गई भूकंप में, राइट? इट्स क्वाइट पॉसिबल। फ्लड में आपका घर बह गया तो भी तो प्रॉपर्टी आपकी जुदा हो गई आपसे, आपके पास से चली गई, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर, राइट? गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। क्या आपको पता है गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी भी एक्वायर कर सकती है? हाँ, गवर्नमेंट एक हाईवे बना रही है और बीच में आपका घर आ जा रहा है, तो गवर्नमेंट आपसे पूछेगी थोड़ी ना कि ये घर कितने का बेचोगे। गवर्नमेंट उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लेगी, कहेगी ये घर हमारा हो गया, इसका इतना मुआवजा बनता है, ये लो। हालांकि गवर्नमेंट जब भी मुआवजा देती है, कंपनसेशन देती है, तो वो मार्केट रेट से काफी ज्यादा दे देती है, तो लोगों को परेशानी होती भी नहीं है। ताकि लोगों को परेशानी हो भी ना, यही मकसद भी होता है, तो कंपनसेशन मार्केट वैल्यू से 2 टाइम 3 टाइम्स दे दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर बना, ठीक है? वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जब इसको बनाया गया तो इसका जो चौड़ा कॉरिडोर बनाया गया, ठीक है, तो बहुतों के मकान यहाँ पे ऑब्वियसली चले गए, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। लेकिन गवर्नमेंट जो कंपनसेशन दिया वो पता है कितना था? मार्केट वैल्यू का कम से कम 3 गुना दिया है। तो दैट्स कॉल्ड बेसिकली कंपल्सरी एक्विजिशन। अगर गवर्नमेंट ने कंपल्सरी भी एक्वायर की आपकी प्रॉपर्टी तो आपकी प्रॉपर्टी आपसे जुदा हो गई। तो जो भी, जैसे भी आपकी प्रॉपर्टी आपसे दूर चली जाती है, आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाती है, तो इसे कहा जाता है ट्रांसफर। तो गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज कैपिटल गेन। So basically for capital gain there must be two things which is very important. Number one, you must have in capital asset. आपके पास कैपिटल एसेट होनी चाहिए, दूसरा उसका ट्रांसफर होना चाहिए, तभी कैपिटल गेन अराइज होगा, राइट? चलिए आइए समझते हैं इसको। आपके पास कैपिटल एसेट होनी चाहिए और इसका ट्रांसफर होना चाहिए, तो क्या अराइज होगा? कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। यानी जो प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती, अब इनकम टैक्स आपको पता है क्या क्या बताने वाला है? कैपिटल एसेट क्या होता है ये बताएगा, और ट्रांसफर किसे कहा जाता है ये बताएगा।
अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है लेकिन वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती। अब बताइए, अगर उसका ट्रांसफर हो भी जाए तो कैपिटल गेन अराइज होगा? नहीं। और कैपिटल गेन नहीं अराइज हुआ है तो एक बात बताइए, किसी और हेड में टैक्सेबल हो जाएगा क्या? किसी और हेड में भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल इनकम के लिए सिर्फ एक ही हेड है, कहीं और भी टैक्सेबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आना चाहिए। नंबर 2, उसका ट्रांसफर होना चाहिए, यानी ट्रांसफर की डेफिनेशन में वो जो एसेट आपके पास से जुदा हुई है वो ट्रांसफर की एसेट में कवर होना चाहिए। यानी ट्रांसफर की जो एसेट है इनकम टैक्स में बताई गई है कि हम सेल को ट्रांसफर कहेंगे, एक्सचेंज को कहेंगे, कंपल्सरी एक्विजिशन को कहेंगे, अगर एसेट आपकी फ्लड में, अर्थक्वेक में चली जाती है तो इसको ट्रांसफर कहेंगे। तो जो जो चीजें बताई गई हैं सिर्फ अगर उन डेफिनेशन से कवर होता है तो ट्रांसफर हुआ है और तभी कैपिटल गेन अराइज होगा। यानी अगर आपकी एसेट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर हो जाए और या फिर आपके एसेट का जुदा होना ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर हो जाए, आपकी एसेट आपसे जुदा तो हुई है, आपकी एसेट आपसे दूर तो हुई है, लेकिन वो ट्रांसफर की डेफिनेशन से कवर नहीं होती, तो भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। तो कैपिटल गेन अराइज होने के लिए कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से कवर होना पड़ेगा और जुदा होने को ट्रांसफर की डेफिनेशन से कवर होना पड़ेगा, तो कैपिटल गेन अराइज होगा। राइट। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है, वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है। आपके पास एक प्रॉपर्टी है लेकिन वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है, तो आपको अच्छा लगना चाहिए या बुरा लगना चाहिए? आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से अगर बाहर है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा उसके ट्रांसफर पे। अगर वो ट्रांसफर हो भी जाता है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। उस एसेट के ट्रांसफर में हम जो भी कमा लिए टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन ही नहीं अराइज होगा। ये तो अच्छी बात है। बताइए, एक एसेट आपसे जुदा हो गई लेकिन वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती है, तो आपको अच्छा लगना चाहिए? हाँ, हमें अच्छा लगना चाहिए। यानी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर ना होना, ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर ना होना, ये एक एसएससी के लिए बेनिफिट है, फायदे वाली बात हो जाएगी उसके लिए। राइट, क्योंकि उसे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा और अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। यानी आपको मजा कब आना चाहिए? व्हेन यू आर आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट और आपकी एसेट का जुदा होना ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर है। राइट, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा व्हेन यू आर रीडिंग दिस? तो आप कैसे सोचोगे, इसको कैसे देखोगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि हाउ आर वी गोइंग टू सी दीज डेफिनेशंस। अच्छा, अब कैपिटल गेन जो अराइज भी हो जाएगा तो क्या टैक्स लग जाएगा? नहीं, बड़े सारे कैपिटल गेन ना आपको पता है सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। लो, कैपिटल गेन जो अराइज हुआ वो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, यानी आपको एक पैसा भी टैक्स देना ही नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं है। दूसरा, अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा तो यानी वो टैक्सेबल होगा। अगर वो टैक्सेबल होगा तभी कैपिटल गेन कंप्यूट करना होगा, कैपिटल गेन कंप्यूट। अब कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे होती है? सेल में से कॉस्ट को घटा देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, सेल में से कॉस्ट को घटा देते हैं। हालांकि डिटेल्ड कंप्यूटेशन हम बाद में सीखेंगे, अभी मोटा मोटी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 5 लाख रुपए की कैपिटल एसेट खरीदे थे, 8 लाख की बेच दियो तो 3 लाख रुपए कैपिटल गेन है। लेकिन ये कंप्यूट कब करना है? पहले तो आपको देखना है क्या वो कैपिटल एसेट है कि नहीं। दूसरा, आपको देखना है क्या उसका ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। अगर ये सब हुआ है तो कैपिटल गेन अराइज होगा, बस कैपिटल गेन होगा अराइज। लेकिन हो सकता है वो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है। अगर वो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है तो भी कंप्यूट नहीं करना, क्योंकि एग्जेम्प्ट है तो करेंगे क्या कंप्यूट करके। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो इसका मतलब वो टैक्सेबल है। अब टैक्सेबल है तो कैपिटल गेन आप कंप्यूट कीजिए। जब आपने कैपिटल गेन कंप्यूट कर लिया तो इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। और 54 के बड़े सारे भाई बहन हैं। 54 के भाई बहन मतलब 54, 54B है, फिर 54D है, EC है, डबल E है, 54F है, बड़े सारे 54 के सेक्शन है। राइट, तो उसको हम 54 और 54 के अभी भाई बहन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर टैक्सेबल कैपिटल गेन है तो यू विल कंप्यूट देन एग्जेम्पशन। अब ये एग्जेम्पशन और ये वाली एग्जेम्पशन में अंतर क्या है? क्योंकि आप कहेंगे सर यहां भी एग्जेम्प्ट और यहां भी एग्जेम्पशन। बेटा, जो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है वो कैपिटल गेन ही एग्जेम्प्ट है विदाउट एनी कंडीशन, वो पूरा पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये जो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन है ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जेम्पशन है। बेसिकली सरकार ये कहती है तुमने प्रॉपर्टी बेची तो बड़ा सारा पैसा आ गया तुम्हारे पास, तो अब इस पैसे को यहां यहां इन्वेस्ट कर दो। सरकार कहती है
कहती है अगर तुमने ऐसे इन्वेस्ट कर दिया तो हम तुमको एग्जेम्पशन दे देंगे, कुछ छूट दे देंगे। ये छूट टोटल भी हो सकती है, जितना कैपिटल गेन है पूरा भी एग्जेम्प्ट हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। तो टोटल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जेम्पशन है, यानी कंडीशन लगी हुई है एग्जेम्पशन पे। ठीक है, अच्छा अब सरकार क्यों कहती है कि आपको अगर कैपिटल गेन हुआ है तो आप वो पैसे इन्वेस्ट कर दो? देखिए सरकार एक्चुअल में क्या चाहती है आप भी समझिएगा। आज क्या सरकार चाहती है कि जो हमारे देश के लोग हैं वो पैसा कमाएं? हाँ, सरकार चाहती है खूब पैसा कमाएं, क्योंकि जितना कमाएंगे उतना इनकम टैक्स देंगे, लेकिन वो पैसा उड़ाए ना, यही सरकार की मंशा होती है। पूरा जो कानून है ना इनकम टैक्स का, वो इसी तरीके से बना है कि आप पैसे उड़ाओ मत, कमाओ पैसे, उड़ाओ मत। आपने हाउस प्रॉपर्टी में देखा था कि मैंने आपको समझाया कि देखिए सरकार आपको मजबूरन कैसा मकान बनवा देती है। आपके पास खूब पैसा है, बड़ा मकान आप बनाना चाहते हो, लेकिन मजबूरी में कैसा मकान बनवा दी थी? अंबानी जैसा नहीं, इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट बनवा दी थी आपसे। टैक्सेशन लॉ इस कदर बनाया कि लोग मजबूर हो जाते हैं, एक बार सोचने लग जाते हैं कि वैसा ही मकान बना दे। एक्चुअल में यहां भी यही बात है। जब भी लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, खूब सारा पैसा आ जाता है, तो सरकार को डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि अय्यासी करे, खूब पैसा उड़ा दे। ठीक है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि पैसा, वेल्थ बनी रहे। ठीक है, ऐसा ना हो विदेश चला जाए, घूमे फिरे, ऐश करे, पैसे उड़े। तो सरकार क्या बोलती है? कहती है कि ये जो पैसा पाए हो, इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो यहां पे, हम आपकी कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे, टैक्स नहीं लेंगे। तो एक इंसान मजबूर हो जाता है, सोचता है यार इतना टैक्स लग जाएगा, अभी हम 1 करोड़ रुपए कमाए हैं इस मकान को बेच के, तो मेरा तो अच्छा खासा 20 लाख रुपया टैक्स चला जाएगा। तो एक काम करते हैं कि इस 20 लाख रुपए के टैक्स को बचाने के लिए जो हमें फायदा हुआ है उस फायदे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसा सरकार कह रही है सेक्शन 54 और उसके भाई बहन वाले सेक्शन में, उसी सेक्शन के तहत हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इससे हमें इनकम टैक्स माफ हो जाएगा। अब वो टैक्स बचाने के लिए फिर वो पैसे को इन्वेस्ट कर देता है, फिर वो प्रॉपर्टी में जहां इन्वेस्ट कर देता है, फिर वो कुछ दिन बाद बेचता है, कमाता है पैसे, फिर सोचता है यार टैक्स बचाने के लिए फिर से कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जीवन भर बेचारा कमाता रहता है और टैक्स बचाने के लिए क्या करता है? पैसे को री इन्वेस्ट करता रहता है, ताकि देश की संपत्ति देश में बनी रहे और एक दिन आप ऊपर निकल जाओ। तो सरकार यही तो चाहती है कि देश का हर नागरिक दुनिया में आए, खूब पैसे कमाए, सरकार को टैक्स देते जाए और बिना रहीसी किए ऊपर चला जाए। राइट? तो टैक्स लॉ इस कदर फ्रेम ही किया गया है। तो सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन आप निकाल लेंगे, तो जो कैपिटल गेन आपने कंप्यूट किया उसमें सेक्शन 54 वाली एग्जेम्पशन को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा टैक्सेबल कैपिटल गेन। टैक्सेबल कैपिटल गेन, और जब टैक्सेबल कैपिटल गेन आ जाएगा तो आप कंप्यूट करेंगे टैक्स। कैपिटल गेन का जो टैक्स कंप्यूट होता है वो नॉर्मल टैक्स की तरह नहीं होता है, स्लैब रेट पे कंप्यूटेशन नहीं होती है। या आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस में भी पढ़ा था कि कैपिटल गेन के लिए स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस हैं। कितने स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हैं पता है? कैपिटल गेन भी जो होगा ना, ये जो टैक्सेबल कैपिटल गेन आप कंप्यूट करेंगे, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं फिर। ठीक है, 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बताएंगे आपको बाद में इसकी बात। और उसी कैटेगरी के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। एक कैटेगरी होती है जिसपे 20% टैक्स लगता है कैपिटल गेन का, एक 15% टैक्स वाला है, एक 10% टैक्स वाला है और एक स्लैब रेट वाला है। तो टैक्स भी 4 तरीके वाला है, ये आपको देखने को मिलेगा। एक 20% वाला टैक्स है, मतलब कुछ कैपिटल गेन ऐसे होंगे जिसपे 20% टैक्स लगेगा, कुछ ऐसे होंगे जिसपे 15 लगेगा, कुछ ऐसे होंगे जिसपे 10 लगेगा और कुछ ऐसे होंगे जिसपे स्लैब रेट लगेगा। तो नोट कर लीजिए, कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। एक कैपिटल गेन ऐसा है जिसपे स्पेशल रेट नहीं है, वो स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है, लेकिन 3 तरीके के कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स भी है। तो आई होप एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको कैपिटल गेन चैप्टर का मिल गया कि कैपिटल गेन कब अराइज होता है। यू मस्ट हैव एन कैपिटल एसेट एंड नंबर 2 देयर शुड बी एन ट्रांसफर ऑफ दैट कैपिटल एसेट and this will result in capital gain, but that capital gain may be exempt under section 10. It need not be taxable, that may be exempt under section 10. If it is exempt under section 10, your game is over, आपको कुछ नहीं करना है। but in case it is taxable, then you will have to compute capital gain, then you will have to see कि whether there is an exemption under section 54 and 54 के भाई बहन,
इन केस इट इज सो, तो आप उस एग्जेम्पशन को डिडक्ट कीजिए, देन यू विल गेट टैक्सेबल कैपिटल गेन, एंड नाउ द टैक्सेबल कैपिटल गेन कुड बी टैक्स्ड एट एनी ऑफ द 4 rates, 20%, 15%, 10% और स्लैब रेट, दैट यू नीड टू चेक, राइट। आइए शुरू करते हैं अब। बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 45(1). आपको भी पता है कि हर हेड का जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है चार्जेबिलिटी सेक्शन, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन। और उस सेक्शन में ये बताया जाता है कि कैपिटल गेन की इनकम कब अराइज होगी, मतलब उस पर्टिकुलर हेड की इनकम कब अराइज होगी, ठीक है, एक इनकम कब इस हेड में टैक्सेबल होगी। चार्जिंग सेक्शन यही बताता है कि एक इनकम इस हेड में कब टैक्सेबल होगी। तो देखिए कैपिटल गेन में कब टैक्सेबल होगी, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट affected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gain unless such capital gain is exempt under this। कह रहा है कि एक कैपिटल गेन पे एक ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अगर होता है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट होता है इन द प्रीवियस ईयर, क्या बोलता है, एक ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट होता है इन द प्रीवियस ईयर और वो एग्जेम्प्ट नहीं है सेक्शन 54 एक्सेट्रा में, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इस हेड में। अब आपने एक बात अगर ध्यान दी हो तो कहीं भी यहां ये नहीं बोला जा रहा है कि कैपिटल गेन तब अराइज होगा जब आप एसेट को ट्रांसफर करते हो और आपको पैसा मिलता है। पैसा मिलने की कहीं बात ही नहीं है। कह रहा है आपने ट्रांसफर किया कैपिटल एसेट को प्रीवियस ईयर में, तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। मतलब मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास से गई, मुझे पैसा मिला चाहे नहीं मिला, सरकार को इससे मतलब नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास से गई तो मेरे हाथ में कैपिटल गेन की इनकम आ जाएगी। जैसे मैंने जमीन की रजिस्ट्री कर दी 5 करोड़ रुपए में, ठीक है, मैंने एसेट को ट्रांसफर कर दिया, मैंने किसी और को प्रॉपर्टी बेच दी अपनी 5 करोड़ रुपए में, ठीक है, कितनी कॉस्ट थी उसकी, मान लेते हैं 3 करोड़ रुपए। अभी उसने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए नहीं है, चवन्नी नहीं दी, मुझे 1 रुपया नहीं दिया है, ठीक है, मैंने एक प्रॉपर्टी किसी को दी, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने ट्रांसफर कर दिया है, तो मेरी कॉस्ट थी 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए में मैंने उसे दिया है, हालांकि उसने पैसा नहीं दिया है, 2 करोड़ रुपए मेरी कैपिटल गेन की इनकम है और वो उसी साल टैक्सेबल हो जाएगी जिस साल मैंने उसे ट्रांसफर किया है। पैसा आने की बात कैपिटल गेन करता ही नहीं है। तो एक बात बताइए, इससे क्या समझ में आया, कैपिटल गेन की इनकम एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल हो रही है या पेमेंट बेसिस पे टैक्सेबल हो रही है, रिसिप्ट बेसिस पे या एक्रूअल बेसिस पे। तो इनकम इज गेटिंग टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। आपने इनकम रिसीव नहीं की तो भी वो टैक्सेबल हो जा रहा है। जैसे ही इनकम एक्रू हुई, आपने ऐसे ट्रांसफर किया, आपके हाथ में कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। लेकिन अभी आपको एक बात बता देता हूं, 3 केसेस लास्ट में ऐसा पढ़ेंगे, 3 केस ऐसा आएगा जहां पे कैपिटल गेन तभी अराइज होगा जब आपको पैसा मिलेगा, तब तक कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, बट इट्स ओनली इन 3 एक्सेप्शनल केसेस। अदरवाइज लॉ यही है कि कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो गया, कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा, पैसा आया चाहे नहीं आया। The essential condition for taxing capital gain, there must be a capital asset, दूसरा the capital asset must have been transferred। आइए अब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए कैपिटल एसेट का एक्चुअल में मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। तो ये एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। अगर मुझे ये बताना हो कि कैपिटल एसेट क्या क्या है तो लिखते 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 हम थक जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज इन कैपिटल एसेट। तो इनकम टैक्स में इसकी डेफिनेशन कैसे बताई गई है, वो थोड़ा सा डेफिनेशन बताता है, फिर कहता है बट डज नॉट इंक्लूड। क्या क्या कैपिटल एसेट में नहीं आएगा वो उसने क्लियरली बता दिया, यानी बाकी सब कैपिटल एसेट है। आइए देखिए कैसे है ये डेफिनेशन। कैपिटल एसेट मीन्स ए, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। आपके पास किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड है नहीं है, ठीक है, तो बिजनेस से रिलेटेड है अनरिलेटेड है, वो आपकी कैपिटल एसेट है। क्लियर हो गई बात सबको। तो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और अनरिलेटेड, दैट्स योर कैपिटल एसेट। बी, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशन। सबसे पहले तो आपको यह बात समझनी होगी, हु आर दिस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो चाहे जो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सेबी के बड़े नाजो नखरे होते हैं, कौन इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा। क्या आपको मालूम है कि इंडियन स्टॉक मार्केट इज द हॉट केक इन द इंटायर वर्ल्ड? शायद आपको ना पता हो, पूरी दुनिया इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहती है। क्यों लगाना चाहती है? क्योंकि हर कोई पैसा लगाना चाहता है डेवलपिंग नेशन में। जो डेवलप्ड नेशन होते हैं ना, उनमें ग्रोथ के बहुत कम चांसेस होते हैं। ग्रोथ की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन। ठीक है, जो अंडर डेवलप्ड होते हैं उनमें ग्रोथ ही नहीं होती है। जो डेवलपिंग नेशन होते हैं ग्रोथ वहीं पे होती है। और इंडिया एक ऐसा डेवलपिंग नेशन है जिसके ग्रोथ की स्पीड सबसे ज्यादा है इन द वर्ल्ड। इसलिए पूरी दुनिया इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहती है, राइट। लेकिन सेबी सबको लगाने नहीं देती है पैसा। सेबी के बड़े नाजो नखरे हैं कि भाई ये कंप्लायंस करिए, ये कंप्लायंस करिए, तब जाके आप इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। और ये होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको नहीं लगता कि दाऊद जैसे लोग भी इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देंगे खूब सारा? मतलब अंडरवर्ल्ड वाले भी पैसा लगा देंगे। और अगर वो फॉरेन के अंडरवर्ल्ड वाले इंडिया में पैसा लगा देंगे तो आपको नहीं लगता कि ये इकोनॉमी उनके कंट्रोल में चली जाएगी? जब चाहे जब एक बड़ी बल्क बाइंग करेंगे किसी कंपनी के, बल्क सेलिंग करेंगे, तो मार्केट में क्रैश या फिर अप आ जाएगा तुरंत उनकी वजह से, राइट। तो सेबी क्या करती है, उनको बेसिकली एक सर्टिफिकेट देती है। उन फॉरेनर्स को एक सर्टिफिकेट मिलता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दैट मीन्स यू कैन इन्वेस्ट इनटू इंडियन स्टॉक मार्केट। तो यही है FII, हम शॉर्ट में बोलते हैं इसको FII, दे कैन इन्वेस्ट इनटू इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब ये जो FII होते हैं, ये लोग ना बहुत जल्दी जल्दी शेयर की खरीद बिक्री करते हैं। ठीक है, इनको कोई भी एक छोटी सी न्यूज मिलेगी कि जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो सकता है, तुरंत ये पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा पैसा लगा होता है। तो बहुत जल्दी जल्दी पैसा निकालते हैं, लगाते हैं, स्विच करते हैं कंपनीज को। तो होता क्या था कि जो असेसिंग ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो इनकी इनकम को ना कहता था PGBP की इनकम है। वो उनकी इनकम को बोलता था PGBP की इनकम है, और आपके लिए जो शेयर्स हैं वो इन्वेंट्री है, स्टॉक इन ट्रेड है। अब स्टॉक इन ट्रेड कहने से, इन्वेंट्री कहने से PGBP की इनकम बनती है। और PGBP की इनकम पे टैक्स कितना लगता है आपको पता है? आपने पढ़ा है, इंडिविजुअल के केस में स्लैब रेट है, लेकिन कंपनीज के केस में, क्योंकि ये जनरली मोटा मोटी FIs कंपनीज भी होती है, ठीक है, तो इनके केस में टैक्स रेट क्या है आपको तो मालूम ही है। फॉरेन कंपनी क्या क्या रेट पे टैक्स देती है? 40% पे टैक्स देती है, राइट। कैपिटल गेन का जो टैक्स होता है उसका रेट बहुत कम होता है। कैपिटल गेन का टैक्स रेट जो होता है वो कम होता है। आपने देखा यहां पे, ये देखिए, तो गवर्नमेंट हमारी चाहती थी कि भाई, और हमारे देश में ना FIs का पैसा बहुत लगा हुआ है, तो हमारी गवर्नमेंट ये चाहती भी है कि उनका जो अट्रैक्शन है इंडियन स्टॉक मार्केट की तरफ वो बना रहे, राइट। तो अब उनकी इनकम को PGBP से निकाल के कैपिटल गेन में लानी पड़ेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि FIs के लिए तो ये कैपिटल एसेट ही है, राइट। तो आपने देखा है कि जो रेजिडेंट इंडियंस होते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया था ना कि आप चाहे तो शेयर्स को क्या कह सकते हैं, इन्वेंट्री कह सकते हैं, चाहे तो आप कैपिटल एसेट कह सकते हैं। और अगर आज खरीद के आज ही बेचेंगे तो आपकी इनकम कौन सी होगी? स्पेकुलेशन की होगी, राइट। तो 3 तरीके की इनकम इन स्टॉक मार्केट से आती है, स्पेकुलेशन की, PGBP की और कैपिटल गेन की। ठीक है, सेम डे परचेज और सेल होगा। जैसे इंट्राडे ट्रांजैक्शन होता है तो स्पेकुलेशन की इनकम होती है। इंटरडे ट्रांजैक्शन होता है तो देखा जाता है कि आप इन्वेस्टर हो कि आप ट्रेडर हो। आप इन्वेस्टर हो तो कैपिटल गेन की इनकम, ट्रेडर हो तो PGBP की इनकम। बट FIs के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको क्लियर कट बता दिया गया है कि आपके लिए तो ये कैपिटल एसेट है। क्या ये अच्छी बात है? हाँ, उनके लिए ये फेवरेबल बात है कि उनको कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स देना होगा हमेशा, और इससे उनके टैक्स कम बनेगा, राइट। तो आपको ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, वैसे तो आपको A पॉइंट पे ही फोकस करना है। फिर C, अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चन मे कम ऑन दिस पॉइंट C। क्या है ये? एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब पता नहीं आपको यूलिप पता है कि नहीं, तो इसलिए पहले हम यूलिप क्या होता है ये बता दें। यूलिप, बट बिफोर आई स्पीक यूलिप, मुझे आपको बताना पड़ेगा म्यूचुअल फंड।
पहले तो ये लिख दें, अच्छा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। बट यूलिप आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपको म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आता है। एमएफ, म्यूचुअल फंड। क्या होता है म्यूचुअल फंड? देखिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाने का एक डायरेक्ट तरीका है कि मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, एसीसी कंपनी के शेयर खरीद लिए। ये तो हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनटू स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड एक इनडायरेक्ट तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का। और म्यूचुअल फंड हमारे देश में बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की नॉलेज तो है नहीं लोगों को, लेकिन म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं। भाई, नॉलेज है नहीं स्टॉक मार्केट की और लगाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड ही एक तरीका है कि भाई आप इनडायरेक्टली आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लग गया। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाऊं। जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं वो लोगों से पैसा इकट्ठा करती हैं, ठीक है। चलिए इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। मेरी क्लास का एक बच्चा कहता है कि सर मुझे ना पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है सर, मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए कि मुझे पैसे कैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, प्लीज गाइड मी, आई वांट टू मेक सम इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा बेटा अभी तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है, पहले तुम मुझको वो बताओ। तो देखिए उसने क्या क्या बताया। उसने कहा सर टेली कम्युनिकेशन हमारे देश में बहुत तेजी से ग्रो किया है, क्या आप ये बात मानते हैं? हमने कहा हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं भाई। टेली कम्युनिकेशन आज कहां से कहां ग्रो कर गया है मुझसे बेहतर कौन जानता है, ठीक है। मैंने बताया कि बेटा 1996 में 32 रुपए एक इनकमिंग कॉल का होता था, 1 मिनट की इनकमिंग कॉल का 32 रुपए लगता था, जब सिर्फ देश में एक ही कंपनी थी, भारती, जिसका आज एयरटेल नाम है। और वहां से मतलब बीएसएनएल तो मोबाइल कैटेगरी में नहीं ना थी, बीएसएनएल सिर्फ लैंडलाइन में थी उस समय, ठीक है। तो मोबाइल कैटेगरी में तो पहली बार सिर्फ भारती कंपनी आई थी। देखते 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 आज जमाना वो आ गया है जहां पे आई बिलीव कि जियो में 150-200 रुपए के आसपास का कोई रिचार्ज होता है और मंथली आप अनलिमिटेड कॉल कर पाते हैं, कुछ ऐसा ही होता है, राइट। सोचिए जरा सा कहां से कहां आ गया जमाना। क्या इसमें आज भी ह्यूज पोटेंशियल है? हाँ, पता है पहले पूरे गांव में एक लैंडलाइन फोन होता था, किसी एक के पास लैंडलाइन फोन होता था तो पूरे गांव का फोन उसी के लैंडलाइन पे आता था, राइट। तो शायद मुझे भी याद है बचपन में जब मैं था तो मेरे घर पे लैंडलाइन लगी हुई थी, तो अगल बगल के 4 घर वाले लोग भी, उनका भी फोन हमारे लैंडलाइन पे आता था, तो उनको बुलाया जाता था, आइए भाई आपका फोन आया है, ठीक है। फिर उस जमाने से जमाना बदला, हर लोगों के पास लैंडलाइन होने लग गया, अफोर्डेबल हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोगों के पास पेजर आया। आप तो पता नहीं पेजर वाले जमाने में होगे नहीं, ठीक है। पेजर का जो फेज था मैं आपको बताऊं वो कब का था, 1990 से लेके 1995 तक का फेज, ये पेजर वाला फेज था, ठीक है। तो मैंने तो देखा है, मैं छोटा था लेकिन मुझे याद है वो पेजर वाला जमाना। वो पेजर क्या होता था, बेसिकली आप लैंडलाइन फोर्स से पेजर कंपनी को फोन करते थे, ठीक है। पेजर एक डिवाइस था मोबाइल जितना ही बड़ा, छोटा सा इतना बड़ा डिवाइस होता था, और उस पर टेक्स्ट मैसेज लिखा हुआ आ जाता था, ठीक है। तो जैसे एक बंदा अगर पेजर कैरी किया हुआ है, मान लीजिए मेरे फादर पेजर कैरी करके कहीं जा रहे हैं, अब वो तो मान लीजिए कहीं बाहर निकले हुए हैं, अब मुझे उनसे बात करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं अपनी लैंडलाइन फोर्स से पेजर कंपनी का नंबर होता था, मैं उसको डायल करूंगा और उनको मैसेज बताऊंगा कि क्या मेरा मैसेज है, और वो मैसेज को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उधर पेजर पे भेज देंगे। ये तरीका होता था। तो उधर पेजर पे फटाक से मेरे फादर को मिल गया मैसेज कि हाँ घर पे लोग बुला रहे हैं, कुछ अर्जेंट है, या क्या अर्जेंसी है वो भी बता दिया, राइट। तो बीच में वो जमाना आया, देन इट केम मोबाइल। मोबाइल फिर भाई किसी किसी के पास होता था, ठीक है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना, उस स्कूल के डायरेक्टर के पास, जो चेयरमैन थे उस स्कूल के, उनके पास सिर्फ मोबाइल था, और सबसे पहला मोबाइल जो आया था दैट वाज नोकिया, राइट। तो आई एम टॉकिंग वे बैक, वो भी किस समय की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग ऑफ 1999, ठीक है। तो उस समय उनके पास एक मोबाइल होता था, तो हम लोग उनको नोकिया मैन बोलते थे आपस में बच्चे, कि भाई इनके पास तो मोबाइल है। ऐसे लंच ब्रेक वगैरह होता था ना, तो अगर वो बाहर कहीं दिख रहे होते थे तो उनके आसपास घूमने लग जाते थे कि देखें जाए वो जो मोबाइल होता है, फोन पॉकेट में रखते हैं फोन, वो कैसा होता है। तो इट्स लाइक दैट, राइट। तो वहां से देखिए जमाना कहां से कहां बदल गया, नाउ एवरीबॉडी हैज एन फोन,
ठीक है, आजकल क्लास 8-9 के बच्चे भी फ़ोन रखते हैं, मे भी हो सकता है 5-6 के भी रख रहे हो, तो मुझे नहीं पता। तो दिस वे द थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट। क्या टेलीकम्युनिकेशन में आज भी ह्यूज पोटेंशियल है? आज भी बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। अभी भी हमारे 140 करोड़ जनसंख्या के पास मोबाइल फ़ोन थोड़ी ना है। अभी भी हमारे देश में जो मोबाइल यूजर्स हैं वो नियरली 70% ही है। अभी 30% आबादी के पास तो मोबाइल फ़ोन पहुंचा भी नहीं है। तो वो बच्चा कहता है सर मुझे ना टेलीकम्युनिकेशन में पैसा लगाना है। मैंने कहा अच्छा, बड़ी सुंदर बात है बेटा, बड़े नॉलेजेबल हो। मैंने कहा और बताओ। कहा सर हमारे देश में ना हॉस्पिटैलिटी में बहुत ग्रोथ आनी है, मैं इसमें पैसा लगाना चाहता हूं। मैंने कहा भाई बताओ ऐसा क्यों तुम्हें लगता है? एक्चुअली मैं ये सारे बिजनेसेस के बारे में भी पैरेलली आपको बता रहा हूं ताकि आपकी भी नॉलेज, ये सब आपको भी ये सारी बातों का नॉलेज रहे। देखिए आज हमारे देश में ना हॉस्पिटैलिटी को, टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। आपको मालूम है जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन जी से ऐड कराया था। अगर आपको याद हो वो ऐड, कभी आइए ना गुजरात में। आप भी आइए, यहाँ खुशबू है भक्ति की, प्रसाद की, खुशबू है गुजरात की। मिलेगा बहुत कुछ आशीर्वाद में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। अमिताभ बच्चन जी ये ऐड करते थे और अमिताभ बच्चन ने ये इसके लिए पैसे भी नहीं लिए थे गुजरात गवर्नमेंट से, उस समय फ्री में कराया था मतलब ये ऐड। तो फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हर स्टेट से कहते हैं कि जैसे मैंने गुजरात में आइए ना गुजरात में किया था, अब आप भी करो। तो बिहार गवर्नमेंट भी करती है, कभी आइए ना बिहार में, राइट। तो हर स्टेट क्या कर रही है, टूरिज्म को प्रमोट कर रही है। तो टूरिज्म में अभी हमारे देश में ना बहुत ग्रोथ आनी बाकी है। और सच पूछिए तो मेरे हिसाब से दुनिया में टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट कंट्री जो है वो इंडिया ही है। अरे ये तो हम इंडियंस पागल हैं जो कहते हैं स्विट्जरलैंड जाएंगे। अरे स्विट्जरलैंड के पहाड़ और बर्फ से अच्छा हमारा कश्मीर है, हमारे कश्मीर के पहाड़ और बर्फ है। अरे मैं तो दोनों जगह गया हुआ हूं तो मैं जानता हूं। एक्चुअली वहां स्विट्जरलैंड में एवरीथिंग इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो हमें लगता है कि यार क्या सुंदर है, सुंदरता तो हमारे देश में है। और जिस तरीके की चीजें आपको मिल जाएंगी हमारे देश में, वो जगह है जहां बारिश खूब होती है, हमारे देश में झरने हैं, पहाड़ है, समुद्र है, सब कुछ है। जितना कुछ इस देश में है, हम तो एक एक देश में जाते हैं एक एक चीज देखने के लिए। एक देश में जाते हैं पहाड़ और बर्फ देखेंगे, अरे आइए ना इंडिया में, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें, इस सेक्टर में सचमुच ग्रोथ के ह्यूज पोटेंशियल है। इसीलिए बच्चा कह रहा है कि हॉस्पिटैलिटी में पैसा लगाएंगे, ठीक है, मतलब टूरिज्म वगैरह इन सब में पैसा लगाएंगे, होटल में पैसा लगाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और बताओ। उसने कहा सर अब लोगों को ना ऑनलाइन एजुकेशन समझ में आ चुकी है। एक जमाना था जब ऑनलाइन एजुकेशन के लिए लोगों को समझाना पड़ता था, ऐसे लोग पूछते थे, अगर क्वेरी होगी तो, डाउट्स होंगे तो। अब ये सब नहीं पूछते हैं। नाउ पीपल आर फेमिलियर विथ ऑनलाइन एजुकेशन, सो आई बिलीव दिस सेक्टर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज गोइंग टू ग्रो अ लॉट एंड आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर नाउ। उसने कहा एडटेक में पैसा लगाना है। मैंने कहा बड़ी सुंदर बात है यार, गजब की नॉलेज है तुमको। हमने कहा और बताओ, और कैसे, कहाँ पैसा लगाना चाहते हो? उसने कहा सर मुझे ना बैंकिंग में भी पैसा लगाना है। हमने कहा बैंकिंग में क्यों पैसा लगाना चाहते हो? उसने कहा सर हमारे देश में आज भी बैंकिंग सिर्फ एक कैटेगरी की चल रही है। मैंने कहा एक कैटेगरी की बैंकिंग चल रही है मतलब समझाओ मुझे ठीक से। उसने बताया कि सर दुनिया में दो तरीके की बैंक होती है। एक बैंक होती है जो पब्लिक से पैसा लेती है और पब्लिक को पैसा देती है, मतलब डिपॉजिट और लेंडिंग का काम करती है। हमने कहा हाँ यही तो करती है बैंक, डिपॉजिट लेती है पब्लिक से और लेंड करती है पब्लिक को ही। उसने कहा नहीं सर, इन्वेस्टमेंट बैंक तो हमारे देश में है ही नहीं है। विदेशों में बैंक होती है जो पब्लिक से पैसा लेती है और इन्वेस्टमेंट करती है और उससे जो रिटर्न कमाती है पैसे देती है।
तो अभी बैंकिंग सेक्टर तो हमारे देश में ग्रो किया ही नहीं है। अरे सर, अभी तो मोदी जी ने जनधन योजना के तहत खाते ना खुलवा दिए, लोगों ने ट्रांजैक्शन कहां किए हैं? सर, आज भी गांव गांव में बैंकिंग नहीं हो रही है। ये तो पेटीएम और इन सब ने, जितने यूपीआई पेमेंट वाले ऐप्स हैं, उन्होंने थोड़ी सी लोगों को आदत दिला दी है। अदरवाइज आज भी बैंकिंग नहीं हो रही है। सर, इस सेक्टर में ना ह्यूज पोटेंशियल है। मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार हमारी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ फोर्स कर रही है लोगों को, ठीक है, मूव कर रही है भी नहीं बोलेंगे हम, फोर्स कर रही है, और जिस जिस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। मैंने कहा बहुत सुंदर बात है बेटा, बैंकिंग में भी लगा लो पैसा। फिर हमने कहा कि यार तुमको सब इतनी जानकारी है तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? खैर नहीं सर, बताएंगे तो आप ही, मैं तो अपनी नॉलेज बस शेयर कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है बेटा, बताओ पैसे कितने हैं? कहता है सर मेरे पास ना 100 रुपए हैं, लेकिन अभी पैसा सिर्फ इतने में ही नहीं लगाना है, पैसा मुझे अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी लगाना है, इन्फोटेक में भी लगाना है। मुझे सर आजकल एआई बहुत तेजी से चल रहा है, एआई बेस्ड बिजनेसेस में लगाना है। मैंने 100 रुपया है तुमको इतने कंपनी में पैसा लगाना है? कह रहा है हाँ सर। अब ये बंदा इन सभी कंपनी में पैसे लगा सकता है ओनली एंड ओनली थ्रू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, आप सबसे पैसा इकट्ठा करती है। तो उसके पास तो खूब सारा पैसा हो गया, उसके पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपए हो गया। अब उस 100 करोड़ रुपए को वो थोड़ा सा यहां, थोड़ा सा यहां, थोड़ा सा यहां, यहां 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 सब जगह लगा देती है। अब मान लीजिए उसका 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अगले दिन 101 करोड़ हो गया, तो पता है आपका 100 रुपया कितना हो गया? अगले दिन 101 रुपया हो गया। अब म्यूचुअल फंड कंपनी को हमने पैसा दिया, म्यूचुअल फंड कंपनी में स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, उसके पास ज्यादा पैसा है तो उसने हर जगह स्प्रेड करके लगा दिया। और इसे जो पैसा लगाने वाला है वो जीनियस बंदा है भाई, इसका उसको स्टॉक मार्केट की समझ है, वो एक्सपर्ट बंदा है स्टॉक मार्केट का, जो पैसे लगा रहा है, जो इस फंड को मैनेज कर रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाला बंदा क्या करता है? अब ये कंपनी क्या करती है, ये कमाती कैसे आप कहेंगे? तो ये कंपनी कमाती है एग्जिट लोड से। एग्जिट लोड। अब जब आप इसको 101 रुपए का बेच देंगे ना, तो ये इसमें से चार्जेस काट लेगी। जैसे अगर मान लीजिए इसका 50 पैसा चार्ज है, तो 101 रुपए में से ये 0.5% चार्ज है इसका, तो 101 में से 0.5% वो चार्ज कर लेगी। मान लीजिए मोटा मोटी 50 पैसा हो गया, तो 100 रुपया 50 पैसे आपको मिल जाएंगे। आप कहेंगे आधा पैसा तो खाई गया। अरे नहीं बेटा, तो वो तुरंत अभी क्यों 100 का खरीद के 101 का बेचेगा? ठीक है, ये 100 करोड़ रुपया जब कुछ दिनों में 110 करोड़ रुपया हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। अब बेचेगा, कितना लगेगा? 110 का 0.5%, ठीक है, तो कितना हो गया? 110 का 0.5 55 पैसा, तो इसको मिल जाएगा 109 रुपया 45 पैसा मिल जाएगा। तो यही कमाई होती है एग्जिट लोड, मतलब जब बेचते हैं लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो उसमें से कुछ पैसा ये काट लेते हैं, दैट इज देयर इनकम। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। अच्छा, हमारे देश में ना म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। कोई ऐसी फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनी नहीं है जो म्यूचुअल फंड नहीं बेचती। आपको मालूम है? म्यूचुअल फंड कंपनी का जो नाम होता है वो ऐसे होता है, जो भी है डैश डैश, फिर आगे रहेगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो हमारे देश में है आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कोई तो बैंक नहीं छोड़ी है म्यूचुअल फंड बेचना, सब के सब म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। मतलब कोई है ही नहीं फाइनेंशियल सेक्टर में जो म्यूचुअल फंड नहीं बेचता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे देश में म्यूचुअल फंड बिकता है, क्योंकि लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप तो हमारे स्टॉक मार्केट का कोर्स कर सकते हैं। करिए, 22-23 घंटे का हमारा स्टॉक मार्केट का कोर्स होता है, आपको एकदम बेसिक से सिखाते हैं और एकदम स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बना देते हैं, एक एक चीज समझाते हैं, राइट। इनफैक्ट आज के समय में स्टॉक मार्केट इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप अगर कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो तो लंच में बेसिकली जो आपके पीयर्स होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात कर रहे होंगे। हमारे देश में जो चर्चाएं होती हैं दो ही चीज पे होती है, पान की दुकान पे पॉलिटिक्स हो रहा होगा और कॉर्पोरेट्स में स्टॉक मार्केट हो रहा होगा। तो भाई अगर हमें बातचीत भी करनी है ना, लोगों के ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, तो भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज जरूरी है। इतना जरूरी है आज की तारीख में स्टॉक मार्केट। और आप सब तो फाइनेंस कोर्स करने वाले बंदे हो,
आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज ना हो तो काम ही नहीं चलेगा, राइट। तो इसी पर वजह से मैंने स्टॉक मार्केट का एक बहुत बेहतरीन कोर्स बना रखा है, विच इज देयर ऑन स्टडी एट होम लर्निंग ऐप एंड studyathome.org वेबसाइट, ठीक है। तो अब इनको देख के इंश्योरेंस कंपनी जितनी है उनको लगा यार ये प्रोडक्ट में तो बहुत दम है। इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस बेचने में हालत खराब हो जाती है। आज लोग हमारे देश में ना इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं, कहते हैं कि अरे हम पैसा जमा करेंगे, मर जाएंगे तब मिलेगा, तो फायदा क्या होगा हमको। अरे तो तुम अपने लिए थोड़ी ना इंश्योरेंस कराते हो, नहीं कराते हैं लोग। पता है गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है हमारे देश में, क्यों? क्योंकि वो कंपल्सरी है, सरकार कहती है कि कराना पड़ेगा, नहीं तो चालान कटेगा आपका। तो पेनाल्टी लगती है, इसलिए लोग गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन खुद का इंश्योरेंस नहीं कराते। हम मर जाएंगे कोई बात नहीं, गाड़ी को चोट नहीं आनी चाहिए। बहुत कम लोगों का इंश्योरेंस है हमारे देश में। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा ये डाटा कितना खराब है। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ 1.5% लोगों के पास राइट इंश्योरेंस है। अब आप कहेंगे राइट इंश्योरेंस क्या होता है? राइट इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आप साल भर में जितना कमाते हो उसका 10 टाइम्स का आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपए साल का कमाता हूं, तो यार मेरे घर वालों को रहने की उनके खर्चे बिल्कुल उसी हिसाब से होंगे ना। अगर मैं 1 करोड़ रुपए का बस इंश्योरेंस करा लूं तो मेरे घर वालों को कितना दिन सपोर्ट हो जाएगा? उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं तो साल भर में 1 करोड़ रुपए कमाने वाला आदमी हूं ना। तो मेरे घर वालों का वो 1 करोड़ रुपए तुरंत खर्च हो जाएगा। राइट इंश्योरेंस का मतलब होता है आपकी एनुअल इनकम का 10 टाइम्स। यानी अगर मैं साल का 1 करोड़ रुपए कमाता हूं तो मेरी इंश्योरेंस 10 करोड़ की होनी चाहिए। अगर मैं 5 करोड़ रुपए कमाता हूं तो मेरी इंश्योरेंस 50 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, तब जाके मेरे घर वालों को सपोर्ट मिलेगा। और इस इंश्योरेंस का अमाउंट, ये जो राइट इंश्योरेंस है, ये 1.5% से भी कम लोगों के पास है हमारे देश में। यानी आप समझ लीजिए कि इंश्योरेंस लोग कराते ही नहीं हैं। अगर है भी तो बड़ा छोटा सा इंश्योरेंस है। मतलब हम खुद कमाते हैं 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेके बैठे हैं। अरे तो मर भी जाओगे तो क्या ही मिल जाएगा तुम्हारे घर वालों को? तुम तो खुद 1 करोड़ रुपए कमाते थे साल का, कितना सपोर्ट हो जाएगा तुम्हारे घर वालों को? तो पीपल डू नॉट गो फॉर इंश्योरेंस। तो वो ट्रेंड में ही नहीं है, मतलब लोग कराते ही नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी तो भाई कुछ ना कुछ ऐसा बर्निंग टाइप का प्रोडक्ट चाहिए कि हम बेचे धड़ाक से और काम हो जाए। तो अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, नया प्रोडक्ट बना ली है यूलिप। व्हाट इज यूलिप? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली कुछ और बेच नहीं सकती, उसको बेचना होगा इंश्योरेंस ही। और यूनिट लिंक्ड का मतलब वो क्या किए हैं, वो लोग कह रहे हैं म्यूचुअल फंड में भी ना यूनिट्स अलॉट होती है। म्यूचुअल फंड में भी जैसे आप क्या करते हो, यूनिट्स खरीदते हो म्यूचुअल फंड की, 100 यूनिट दे दो हमको, 20 यूनिट दे दो, 50 यूनिट दे दो, ठीक है। तो जैसे ये जो हमने कहा था आप 100 रुपया लगाए होगे, तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी ना ऐसे बोलती होगी 1 यूनिट 100 रुपए की है, तो मतलब आप 100 रुपए की मल्टीपल में पैसा लगा सकते हो, ठीक है, इतनी यूनिट आप खरीद लोगे, राइट। तो यही चीज यहां पे भी है, ये लोग भी अपना यूनिट्स बेचने लग गए, लाओ हम भी यूनिट्स बेचेंगे, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होगा। अब ये कंपनियां क्या करती हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें यूलिप, जब आप कहेंगे कि हम 1 लाख रुपए का यूलिप खरीद रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे 1 लाख रुपए ले लेगी। इस 1 लाख रुपए में से मोटा मोटी हो सकता है 5,000 रुपया वो इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपको ये सब नहीं बताएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम है। इस 5,000 रुपए से आपकी इंश्योरेंस कर देगी। कितने की कर दी? मान लीजिए 5,000 रुपए से आपकी इंश्योरेंस कर दी 10 लाख रुपए की, कि आप मर जाओगे तो 10 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। बाकी 95,000 रुपए ये लोग स्टॉक मार्केट में लगा दिए आपको, और 95,000 रुपए की आपको यूनिट दे दिए, 95,000 रुपए की यूनिट दे दिए। अब जैसे जैसे उनकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इस यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अब इसको बड़े मजे से बेच लेती है, कहती है 1 लाख रुपया का हमसे आप ले लीजिए यूलिप, ठीक है, हम आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी दे देंगे और मार्केट के हिसाब से उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, ठीक है भाई, ठीक है, आपको 95,000 रुपए ही एक की यूनिट मिली है, आपने 1 लाख रुपए दिया है, तो आपको इंश्योरेंस भी तो मिल गया है 10 लाख रुपए का। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बेचा जाता है, अंडरस्टूड। अब आपने इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है ये बात कि इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है,
ठीक है, तो पहले ये ऐसा ही था, ये तो बाद में धीरे धीरे ये सब किया गया ना कि केमैन इंश्योरेंस से मिलेगा तो टैक्सेबल, यूलिप से मिलेगा तो टैक्सेबल, ये सब बाद में हुआ। पहले तो था इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा आएगा एग्जेम्प्ट है, तो यूलिप से जो पैसा आता था वो एग्जेम्प्ट हो जाता था क्योंकि ये तो इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब भी आप फायदे में बेचते थे तो आपको कैपिटल गेन देना पड़ता था। अब म्यूचुअल फंड कंपनी सारी चढ़ गई सरकार के ऊपर, क्योंकि ये जो यूलिप है ना, ये बात तेजी से ट्रेंड पकड़ लिया, ठीक है। और इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट ये सब बेचता है, और इंश्योरेंस एजेंट इतना बताता थोड़ी ना है कि इसमें से 5,000 कट जाएगा, आपको 95,000 की यूनिट मिलेगी, कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसको खुद भी कुछ नहीं पता होता, नंबर 1, जब तक कि वो बहुत अच्छा एजेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एजेंट ना अब बहुत कम एजुकेटेड होते हैं, वो भी बन जाते हैं, और वो खुद फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझते। कोई ऐसा कर रहा है तो मतलब कोई एजेंट है तो, अन्यथा आप अपने ऊपर ना ले इस बात को, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिन्हें फाइनेंशियल प्रोडक्ट बहुत अच्छे से नहीं समझ में आते और वो अच्छे से समझाते भी नहीं है सामने वाले को। तो वो बताते हैं कि 1 लाख रुपए की आप यूनिट म्यूचुअल फंड ले लीजिए, म्यूचुअल फंड जैसा ही है ये प्रोडक्ट, आप यूलिप ले लीजिए 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस भी आपको मिल जाएगी। तो सामने वाला कहता है इन्वेस्टर भाई अच्छा यार, म्यूचुअल फंड की जगह हम पैसा इसमें लगा देते हैं। तो यूलिप तेजी से ग्रो कर गया, म्यूचुअल फंड कंपनी सरकार के ऊपर चढ़ गई कि भैया तुम एक बात बताओ हमको, मेरा वाला टैक्सेबल कर देते हो तो पब्लिक हमारा म्यूचुअल फंड नहीं खरीद रही, यूलिप खरीद ले रही है, क्योंकि यूलिप वाले एजेंट बता रहे हैं मार्केट में कि देखो भाई ये खरीद लो, ये तो एग्जेम्प्ट होता है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा। तो सरकार को भी लगा कि हाँ भाई ये नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये यूलिप जो है वो एकदम म्यूचुअल फंड जैसा ही प्रोडक्ट है, तो इस वाली इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा आएगा वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन यूलिप वाले को टैक्सेबल बना देते हैं। तो सरकार ने इसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में डाला, क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में डालेंगे तभी तो कैपिटल गेन राइज होगा, तो इसलिए इसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में डाला गया। देखिए, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/2021। अच्छा, 1/2/2021 के बाद आप देखते हो हमेशा जो भी डेट आती है वो 1 अप्रैल, कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर से शुरू होता है। ये 1/2/2021 से क्यों शुरू हो गया? क्योंकि बजट आता है हमेशा मेरा 1 फरवरी को, ठीक है। बजट कब आता है? 1 फरवरी को आता है, राइट। और ये 2021 के बजट में आया था, यानी 1 फरवरी 2021 को ही ये बजट में आया था, और सरकार ने उसी दिन इसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में डाला। क्यों डाला? अब देख, गवर्नमेंट चाहती तो अगर बजट 2021 में आया था तो बजट 2021 कौन से प्रीवियस ईयर के लिए होता है? बजट 2021 होता है प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, यानी कि ये शुरू होता है 1/4/2021 से, लेकिन इसको 1 फरवरी 2021 से ही कानून क्यों चालू करने की आवश्यकता पड़ गई? क्यों ये बोला गया कि आज से ही कोई भी यूलिप जो इशू हो रहा है आज से ही? उसके पीछे भी एक कारण था। अगर गवर्नमेंट ये कह देती कि यूलिप टैक्सेबल होगा कब से? 1/4/2021 से, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए हम कानून बना रहे हैं, तो बीच में आ जाता फरवरी और मार्च का महीना, 2 महीना, जिस समय इंश्योरेंस एजेंट लोगों को एकदम परेशान कर देते, एकदम पुश कर देते कि एक काम करो, ये यूलिप पॉलिसी खरीद लो, बड़ी अच्छी बात है, अभी तुरंत खरीद लोगे तो टैक्सेबल नहीं होगा, 2 महीने बाद 1 अप्रैल से टैक्सेबल हो जाएगा यूलिप। जब आप खरीदोगे तो कैपिटल एसेट हो जाएगा, बेचोगे कैपिटल गेन राइज होगा, अभी खरीद लो, अभी खरीद लो, अभी खरीद लो। तो एक मार्केट में केओस ना हो जाए, लोग जबरदस्ती वाला प्रेशर ना क्रिएट कर दें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे केस में क्या होता है, जब ऐसा कोई बेनिफिट वगैरह टैक्स बेनिफिट किया जाता है ना मार्केट में बहुत, तो गलत प्रोडक्ट भी बिक जाता है, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गलत प्रोडक्ट का मतलब क्या है पता है? जैसे 1 लाख रुपए का आप यूलिप खरीदेंगे, पता चला आपका 10,000 रुपया काट दिया, 10,000 रुपये इंश्योरेंस के नाम का काट के सिर्फ 90,000 की यूनिट अलॉट किया, 20,000 का काट लिया आपका इंश्योरेंस का और सिर्फ 80,000 की यूनिट अलॉट किया। अब 80,000 रुपया लगाए हो तो अब तुम सोच रहे हो कि हम तो 1 लाख रुपया लगाए हैं, मेरा तो 1,20,000 हो जाना चाहिए, 1,50,000 हो जाना चाहिए। वो 80,000 से बढ़ के भी 95,000 ही हुआ, आपका पैसा कम है, ठीक है। अब प्रेशर इतना ज्यादा है बिकने का कि बिक जा रहा है धकाधक। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि मार्केट में लोग ये सब फायदा ना उठाएं कि अभी खरीद लो, अभी खरीद लो, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा आज से ही है। तो एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/21 टू विच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ। तो आपने 1010D पढ़ा हुआ है मुझसे,
यहाँ पे एग्जाम्पशन कब नहीं मिलती है? प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2.5 लाख फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी। अगर प्रीमियम पेबल 2.5 लाख से ज्यादा है, यानी सभी यूलिप को टैक्सेबल नहीं बनाया सरकार ने, उस यूलिप को कहा कैपिटल एसेट है जिसकी प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। यानी अभी भी आप छोटी मोटी यूलिप लेते हैं तो टेंशन नहीं है, अभी भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2.5 लाख से ज्यादा है तो फिर कैपिटल एसेट कहलाएगा। अच्छा, तो अब लोग चतुराई ऐसी करेंगे कि नहीं? हमने कहा कि यूलिप 2.5 लाख रुपए से प्रीमियम ज्यादा होगी तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो हम देखिए कितने बड़े चतुर हैं, हमको लगाना कितना था? 25 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपए की 10 पॉलिसी ले लिए। करेंगे कि नहीं ऐसा? हम तो यही करेंगे। अगर सरकार कहेगी कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम होगा तो वो यूलिप टैक्सेबल हो जाएगा, तो हम 2.5 लाख 25 लाख रुपए हमको लगाने हैं साल के, हम 2.5 लाख रुपए की 10 पॉलिसी ले लेंगे। तो ये चतुराई ना हो इसलिए सरकार ने कहा कि अगर आप एक से ज्यादा पॉलिसी लेते हो तो मिला के प्रीमियम देखेंगे कितनी है, और 2.5 लाख से ज्यादा हो गया तो सारे के सारे एक पॉलिसी को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एसेट बोलेंगे। देखिए, द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग 2.5 लाख इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच यूलिप इन केस वेयर द प्रीमियम इज पेबल बाय अ पर्सन फॉर मोर देन 1 यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/21। 1/2/2021 के बाद अगर आपने एक से अधिक पॉलिसी ली है तो सारी पॉलिसी का मिला के अगर प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है तो वो कैपिटल एसेट है। राइट? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आप कर लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए कि नहीं। देख लीजिए, फॉलोइंग यूलिप इज हेल्ड बाय मिस्टर राज। ठीक है, राज के पास इतनी सारी यूलिप है। ठीक है, यूलिप का नाम क्या है? डेट इशूड, ठीक है, एनुअल प्रीमियम, टोटल प्रीमियम, ठीक है। चलिए एनुअल प्रीमियम बता दे रहे हैं, बस आप बताइए कैपिटल एसेट है कि नहीं है। कैपिटल एसेट यस ऑब्लिक नो। यूलिप, एक यूलिप है जिसका नाम है ए, नाम दे रहे हैं बस। डेट इशूड 15/8/19, दूसरा 16/9/20, 1/3/21, 1/8/22, ABCD। एनुअल प्रीमियम इसका है 2,20,000। ठीक है, इसका प्रीमियम है एनुअल 1 लाख, इसका प्रीमियम है 1.5 लाख और इसका प्रीमियम है 1,25,000 रुपया। अब आपको बताना है कैपिटल एसेट है कि नहीं है। 1/4/21 के पहले तो कैपिटल एसेट यूलिप होता ही नहीं था। अरे 1/4/21 बोले, 1/2/21। ठीक है, 1 फरवरी 2021 के पहले तो यूलिप कैपिटल एसेट होता ही नहीं था। तो जितना भी 1/2/21 के पहले है ये तो कैपिटल एसेट हो ही नहीं सकता, तो ये तो नो है। अब 1 फरवरी 21 के बाद अगर एक से ज्यादा पॉलिसी है तो मिला के देखना है भाई। मिला के देखा जाए तो प्रीमियम कितनी हो गई? एनुअल प्रीमियम 2,75,000, 2.5 लाख से ज्यादा हो गई, तो ये दोनों कैपिटल एसेट है। ठीक है, अब यहीं पे हम डेट चेंज कर दें, सी वाले को कर दें 1 मार्च 20 कर दें, तो फिर अब 1 फरवरी 21 के बाद बस एक ही पॉलिसी रहेगी 1,25,000 रुपए की, तो यहां पे फिर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, फिर ये कोई भी कैपिटल एसेट नहीं होगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि मान लीजिए बस इसको 1 मार्च 21 की जगह 1 मार्च 20 कर दें हम ये सी वाले के आगे, तो फिर ये चारों कैपिटल एसेट नहीं रहेगा, क्योंकि ये 3 हो जाएगा आपका 1 मार्च 21 के पहले की डेट, तो ये इसलिए नो हो जाएगा। और ये अकेला 1 मार्च 21 के बाद का होगा जिसकी प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा है नहीं, तो इसलिए ये भी नो हो जाएगा। राइट? तो आपने क्या देखा कि कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट मींस क्या क्या देखा? कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर रिलेटेड टू योर बिजनेस और अनरिलेटेड टू योर बिजनेस। नंबर 2, एफआईज की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो कैपिटल एसेट कहलाएगी। नंबर 3, यूलिप 1 फरवरी 2021 के बाद अगर इशू हुआ है तो
एग्रीगेट प्रीमियम या फिर एक ही पॉलिसी हुई है तो उसकी प्रीमियम अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो कैपिटल एसेट कहलाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड। एक्चुअल में जो रियल डेफिनेशन है वो यहीं पे है, क्योंकि हम तो बहुत जनरल सी लाइन कह दी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इज कैपिटल एसेट। तो क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है वो यहां बताया गया है, बाकी सब कैपिटल एसेट है। रिमेनिंग ऑल प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट। सो क्या नहीं है कैपिटल एसेट, ये हम देखेंगे आपके साथ अगली क्लास में। विल स्टॉप हियर।